नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल बादशाह की जिसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की। जरा सोचिए, एक ऐसा शहंशाह जिसे सब कुछ मिला, फिर उसने सब कुछ खो दिया और फिर जबरदस्त वापसी की। तो चलिए इस उतार चढ़ाव से भरे सफर में चलते हैं और समझते हैं कि हुमायूं की कहानी इतनी नाटकीय क्यों है। तो कहानी शुरू होती है हुमायूं के शुरुआती दिनों से, जो चुनौतियों से भरे हुए थे। उसे अपने पिता से एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, लेकिन वो सिंहासन, वो कांटों के ताज जैसा था। सोचिए जरा, सिर्फ 22 साल की उम्र और कंधों पर एक ऐसे साम्राज्य का बोझ जो अभी ठीक से जमा भी नहीं था। हुमायूं को शासन का कोई खास तजुर्बा नहीं था और उसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। देखिए, हुमायूं सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक बड़ा ही दिलचस्प इंसान था। एक तरफ तो उसे पढ़ने लिखने और तारों को देखने का इतना शौक था कि वो अपनी पूरी लाइब्रेरी साथ लेकर चलता था। वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ही नरम दिल था, अपने धोखेबाज भाइयों को भी बार बार माफ कर देता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और अब कहानी में एंट्री होती है हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन की, एक ऐसा शख्स जिसने हुमायूं के शुरुआती दौर को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग शख्सियतें आमने सामने थीं। एक तरफ था हुमायूं, जो अक्सर सही फैसला नहीं ले पाता था, और दूसरी तरफ था शेर शाह सूरी, जो एक बहुत ही शातिर और महत्वाकांक्षी रणनीतिकार था। और हुआ वही, शेर शाह ने हुमायूं की इन कमजोरियों का पूरा पूरा फायदा उठाया। तो हुआ ये कि हुमायूं की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। उसे शुरुआत में कुछ जीतें तो मिली, पर वो ज्यादा दिन टिकी नहीं। और फिर आया साल 1540। कन्नौज की लड़ाई में उसकी ऐसी हार हुई कि सब कुछ हाथ से निकल गया। ये जो बातचीत आप देख रहे हैं, ये हुमायूं की हार का आखिरी पल था। शेर शाह ने साफ कह दिया, तुम्हारे लिए काबुल छोड़ा है, वहीं जाओ। मतलब एक बादशाह को उसी के साम्राज्य से निकाला जा रहा था, उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अच्छा, तो यहाँ से हुमायूं की कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये सिर्फ एक हारे हुए राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये उसके बदलने और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। 15 साल, सोचिए, पूरे 15 साल तक वो दर-दर भटकता रहा, लेकिन इन 15 सालों में उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लगातार अपनी वापसी की तैयारी करता रहा। अब ये वापसी की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। उसे मदद के लिए फारस के शाह के पास जाना पड़ा, और इसके लिए उसे एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन इसी फौजी मदद के दम पर उसने धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके जैसे कंधार और काबुल वापस जीतने शुरू कर दिए। और हाँ, इसी मुश्किल समय में 1542 में उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का सबसे महान बादशाह बना, अकबर। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां हुमायूं की जबरदस्त वापसी तो होती है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और वो दिन आ ही गया। 1555 में जब शेर शाह का साम्राज्य कमजोर पड़ गया, तो हुमायूं ने मौके का फायदा उठाया और 15 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। उसने अपना खोया हुआ ताज वापस पा लिया। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस सल्तनत के लिए उसने 15 साल संघर्ष किया, उसे वापस पाने के कुछ महीने बाद ही एक हादसा हो गया। वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा और उसकी मौत हो गई। कितनी अजीब बातें हैं ना। जो इंसान किताबों से इतना प्यार करता था, उसी की मौत किताबों के बीच हुई। हुमायूं का राज भले ही उथल-पुथल भरा रहा हो, लेकिन उसकी एक ऐसी विरासत है जो आज भी हम सबके सामने है, खास तौर पर उसकी बनवाई गई इमारतों में। असल में जब हुमायूं फारस से वापस आया, तो वो अकेला नहीं आया। वो अपने साथ वहाँ की कला और संस्कृति का पूरा खजाना ले आया, और इसी वजह से मुगल दरबार का तौर तरीका, उनकी कला और उनकी इमारतें बनाने का अंदाज हमेशा के लिए बदल गया। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये तो एक आर्किटेक्चरल रेवोल्यूशन था। ये भारत का पहला ऐसा मकबरा था जिसके चारों तरफ बाग थे, और यहीं पहली बार उस डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल हुआ, जो बाद में मुगल इमारतों की पहचान बना। सच तो ये है कि ताजमहल का आइडिया भी यहीं से आया था। और आज पूरी दुनिया इसकी अहमियत को मानती है। 1993 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया,
जो बताता है कि ये कितना खास है। यूनेस्को ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है जिसका काम दुनिया भर की ऐसी ही खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों की हिफाजत करना है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, हुमायूं को किस चीज़ के लिए याद रखा जाना चाहिए? उसके उस साम्राज्य के लिए जिसे उसने खोकर वापस जीता, या फिर उस शानदार वास्तुकला के लिए जो आज भी हमें हैरान कर देती है? शायद यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी का सार है।